गुड मॉर्निंग। आज डिस्कस करते हैं क्लास 10th का साइंस का पेपर 2022 का। साइंस में भी केमिस्ट्री का ही पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी वाले पोर्शन से। सबसे पहले क्वेश्चन आपको पता ही है MCQs के होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रोपेनल। अब देखो प्रोपेनल अल आ गया, ठीक है। प्रोपेनल तो अल का मतलब होता है बच्चे एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। अब इन्होंने किसी में भी ग्रुप लगा के नहीं दे रखा, फॉर्मूला दे दिया है। तो आप खुद देखो प्रोपेनल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2 CHO। आप खुद लिख लोगे पहले। 3 कार्बन के एल्डिहाइड को बच्चे प्रोपेनल कहते हैं, ठीक है। अब आप देखो कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6 और 1 ऑक्सीजन है। तो हमारा बच्चे फॉर्मूला हो जाएगा सेकंड वाला। फिर पूछा है इसमें से धातु कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें से धातु कौन सा है। तो धातु पता करने के लिए आपको या तो डायरेक्ट आंसर पता हो, जैसे लिथियम, यहाँ के आंसर है लिथियम। बट आपको मैंने बता रखा है कि आपको कम से कम बच्चे 1 से लेके 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका परमाणु क्रमांक याद होगा, तब भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। कैसे? जैसे बोरॉन है, आपको नहीं पता ये धातु है अधातु है, आपको इसका परमाणु क्रमांक याद है 5, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लोगे Kl, K में 2 L में 3, ठीक है। उसके बाद लिथियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3, आपने लिख लिया, K में 2 L में 1। फिर सिलिकन 14 होता है, 2 8 4। फिर आपने लिख लिया कार्बन 6 होता है, Q 4। अब आप देखो डेफिनेशन ये कहता है कि जिस तत्व के बाहरी कोश में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो धातु होगा। तो ऐसे तो बोरॉन के भी 3 है और लिथियम के 1 है। तो इन दोनों में अब धातु कौन सा होगा? लिथियम। बोरॉन क्यों नहीं होगा? ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे कि बोरॉन के बाहरी कोश में होते तो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इसके पास में अधातु वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये सहसंयोज बंध बनाता है, इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और यहाँ पर भी हमने डिसाइड कैसे किया कि अगर एक के बाहरी कोश में 3 है और एक के में 1 है तो ये ज़्यादा धात्विक होगा। ऐसे ही मान लो किसी के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और किसी के 3 है, ये आ गया ऑप्शन में, तो आप इसको धातु मानोगे जिसके कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि वही जल्दी निकालेगा। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देता है, अपने अंदर से निकाल देता है आसानी से, वो धातु होता है। तो यहाँ का आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब हमें पता है बच्चे कि HCl, सॉरी, तनु कोई सा भी अम्ल ले लो, आप HCl ले लो, H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, ठीक है। इनके साथ में जब कोई धातु होता है ना, तो धातु की अभिक्रिया कभी भी अम्ल से आप कराते हो, पढ़ाई होगा। धातु प्लस अम्ल क्या बनता है? लवण। प्लस कौन सी गैस निकलती है हमेशा? हाइड्रोजन। तो कोई धातु होना चाहिए। सिलिका धातु नहीं है, कॉपर है, जिंक भी है, कार्बन भी है, लेकिन कॉपर और जिंक में ज़्यादा क्रियाशीलता बच्चे जिंक की होती है। तो हमारा आंसर थर्ड होगा जिंक। जिंक ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाएगा रिएक्ट करके। तो ये तीनों क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब नेक्स्ट आते हैं 6th क्वेश्चन। कहाँ है ये? 6th क्वेश्चन में देखो बेकिंग सोडा। कल के क्वेश्चन पेपर में भी हमने देखा था 23 वाले में कि धावन सोडा या धोने का सोडा या बेकिंग सोडा, इनके क्वेश्चंस आते ही रहते हैं और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब बेकिंग सोडा आप कैसे बनाते हो? तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम 4 चीज़ें लेते हैं। क्या क्या? NaCl जल, मतलब NaCl का ही जलीय सॉल्यूशन लेते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये 4 अभिकर्मक एक साथ लिए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड नमक और जल का विलयन, जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं, CO2 और NH3, इन चारों को लोगे तब जाके बच्चा आपका क्या बनेगा? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा है, प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो हमारा मेन कंपाउंड ये है, ये बन गया।
तो आपको ये रिएक्शन लिख लिख के देखनी होगी, सोडियम क्लोराइड, वाटर, CO2, अमोनिया। तब क्या बनेगा आपका बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जिससे आप बोलते हो, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें बस इतना ही करना था। हाँ, प्लस इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है बेकिंग सोडा की। तो बेकिंग सोडा से आप धोने का सोडा बनाते हो, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल हम कुकिंग में करते हैं, खाना बनाते हैं उसमें। या फिर बेकिंग सोडा से बेकिंग सोडा का हम यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, जो आग बुझाने वाली जो सिलेंडर होता है उसके अंदर बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। तो ये कुछ इसके गुणधर्म हैं, ये आप बुक में से भी एक बार अच्छे से रीड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मान से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है। तो पीएच मान स्केल होता है, ठीक है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि दिया हुआ विलयन अम्ल है या क्षार है। फिर आप लिखोगे पीएच का मान अम्लीय विलयन के लिए कितना होगा, पीएच का मान हमेशा 7 से कम होगा। आप ऐसे लिखोगे, कम का साइन बनाओगे। फिर क्षार के लिए पीएच का मान क्या लिखोगे आप, हमेशा ज़्यादा होगा किससे, सॉरी ज़्यादा होगा किससे, 7 से। फिर कोई उदासीन है, न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल विलयन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है आपके पास, तो उसका पीएच का मान हमेशा कितना होगा, 7 होगा। फिर पूछा इन्होंने शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है। ये क्वेश्चन वैसे अब आने के चांसेस कम है क्योंकि सांद्रण वाला टॉपिक नहीं है, बट फिर भी याद रखना एच आयन का सांद्रण इस तरीके से लिखोगे। और इन्होंने शुद्ध जल में पूछा है बच्चे, तो 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होती है। देखो एच आयन सांद्रण को ऐसे लिखोगे, ये वैल्यू याद कर लो आप, 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। सांद्रण अपने का एक तरीका होता है मोलैरिटी, जो कि आप 11th में पढ़ोगे, अभी तो आप बस याद कर लो इसे। ये फिर थर्ड क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, ये सब नहीं है सिलेबस का। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये आपको अच्छे से पता होगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। संतृप्त वाले में ऐसे हाइड्रोकार्बन्स आते हैं जिसमें सिर्फ एकल बंध होता है कार्बन कार्बन के बीच में। असंतृप्त वाले में आपके ऐसे हाइड्रोकार्बन्स आते हैं जिसमें कि डबल बॉन्ड होगा कार्बन्स के बीच में या ट्रिपल बॉन्ड होगा। संतृप्त वाले का एग्जाम्पल है बच्चे एल्केन, ठीक है, इसका आपको पता ही है एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल्केन का फिर आप फॉर्मूला लिख के आ जाओगे CnH2n+2, ये जनरल फॉर्मूला होता है। एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का बच्चे CnH2n-2, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज कर लेना। खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर होता है, बच्चे खनिज तथा अयस्क, देखो खनिज मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम जमीन से, धरती में से खोद के या माइनिंग से निकालते हैं, ठीक है। खनिज के अंदर धातु के पाए जाने की संभावना होती है। अयस्क क्या होते हैं, अयस्क भी वो खनिज होते हैं, ध्यान से देखो, अयस्क भी होते खनिज हैं, लेकिन वो खनिज होते हैं जिसमें से किसी धातु को निकालने में, किसी धातु को निकालने में कम खर्च आएगा और कम लेबर आएगी। मतलब अयस्क वो खनिज होते हैं जिसमें से धातु को प्राप्त करना, ठीक है, इकोनॉमिकल होता है, मतलब कम खर्चीला होता है और कम लोगों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे खनिज को हम क्या कहते हैं, अयस्क। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो खनिज हैं वो अयस्क होंगे, ठीक है। मान लीजिए लोहे की बात करता हूँ मैं, तो लोहे के दो अयस्क हो गए, हेमेटाइट, हेमेटाइट, और एक होता है बच्चे मैग्नेटाइट। तो अगर मैं कह दूं कि हेमेटाइट में से लोहा निकालना ज़्यादा कम खर्चीला है और कम लेबर लगती है, मतलब इससे फ़ायदा ज़्यादा होगा ना, इसमें ज़्यादा लेबर लग रही है, ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो हम इन दोनों को खनिज तो कहेंगे, लेकिन आपका अयस्क सिर्फ ये कहलाएगा क्योंकि आप इसी में से धातु को निकालना प्रेफर कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है, खनिज और अयस्क के बीच में अंतर आप लिख के देखोगे 2-3 बार।
फिर 8वां क्वेश्चन देखो, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एक को हटा के बच्चे कोई दूसरा आ जाए। जैसे CH4 है, आप इसमें क्लोरीन जोड़ोगे, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में। हमेशा ये रिएक्शन सूर्य के प्रकाश में होती है। तो क्या होगा आपका रिएक्शन, यहाँ का एक H प्रतिस्थापित हो जाएगा, हट जाएगा, उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ का निकला हुआ एक H और यहाँ का बचा हुआ क्लोरीन HCl बना लेंगे। तो ये उदाहरण हो गया आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। इन्होंने अभिक्रियाएं पूछी हैं, तो एक और एग्जाम्पल लिख लोगे, CH3 ले लो, CH3 ले लो, इथेन ले लो, फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करा दो सूर्य के प्रकाश में, ये वाला H हटा दो क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, CH3 CH2 Cl प्लस HCl। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, ये आपने पढ़ ही रखा है सही से कि कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये चारों इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी नहीं पाता, ना 4 किसी से ले पाता है, तो ये साझेदारी करता है। तो साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। फिर आप समझा दोगे कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हाइड्रोजन दिखा दोगे, उनके उनके इलेक्ट्रॉन्स को आप क्रॉस से दिखा दो, फिर इनके बीच में क्या हो जाएगी बच्चे, साझेदारी, 1 2 3 4, इस तरीके से दोनों के 8, मतलब हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए और कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। कार्बनिक यौगिकों की IUPAC नाम पद्धति। अब ये पूरी पद्धति पूछ रखा है, तो आप इसमें बताओगे कि सबसे पहले लाइन में क्या बताओगे कि जो भी यौगिक दिया होता है उसमें अधिकतम कार्बन जिसमें लगे होते हैं, अधिकतम कार्बन, वो चेन, वो श्रृंखला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम नंबरिंग करते हैं, नंबर करते हैं, या तो बाएं साइड से या दाएं साइड से, लेकिन उधर से हम नंबरिंग करते हैं, नंबर देते हैं जिधर से आपका जो प्रयात्मक समूह है या क्रियात्मक समूह है या फंक्शनल ग्रुप वो पास में पड़ता है। फिर उसके बाद में हम, अगर कोई एल्काइल ग्रुप लगा होता है तो उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे आप फिर एग्जांपल दोगे CH3 CH2OH, तो आपने लिखा 1 2, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, एथेन प्लस ऑल, ठीक है। तो दोनों को जोड़ोगे जब आप, तो ये बन जाता है बच्चे एथेनॉल। फिर नीचे वाला क्वेश्चन ज़्यादा सही है, इतनी सारी बातें लिखने से अच्छा देखो, एथेनोइक अम्ल के बनाने की एक विधि। एथेनॉल से हम एथेनोइक अम्ल बनाते हैं कैसे, अच्छे से आपको ये रिएक्शन याद कर लेनी है बच्चे। KMnO4 डाल दो इसमें क्षार की उपस्थिति में, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 अम्ल की उपस्थिति में। तो जब आप एथेनॉल में इन दोनों में से कोई भी ऑक्सीकारक डालते हो तो एथेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो बस इतनी रिएक्शन हो गई, हमने दिखा दिया एथेनोइक अम्ल को बनाने की विधि। अब 3 रासायनिक गुण लिखने हैं इनके और रासायनिक समीकरण। तो सिंपल है, देखो एथेनोइक अम्ल की बात हो रही है, तो एथेनोइक अम्ल की जब बात हो रही है तो सबसे पहला, एथेनोइक अम्ल अम्लीय होता है। कैसा होता है बच्चे, अम्लीय। दूसरा, ये अल्कोहल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। क्या बनाता है, एस्टर। तीसरा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके अम्ल बनाएगा, नहीं सॉरी, लवण बनाता है। तो अब अम्लीय वाली रिएक्शन के लिए आप क्या करोगे, एसिटिक अम्ल लोगे बच्चे और इसकी रिएक्शन सोडियम से करा दोगे। तो आप देखोगे CH3CO यानी सोडियम एसीटेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बैलेंस करने के लिए 2 लेना होगा। एक अभिक्रिया हो गई। अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन या एस्टेरीकरण कहते हैं। ये कई बार हम बता चुके हैं, आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में। तो आप जब अल्कोहल से कराओगे अम्ल की उपस्थिति में H आयन की, तो यहाँ से OH निकल जाएगा बच्चे और यहाँ का H, और इसके साथ इस पूरे बचे हुए पार्ट को लाके जोड़ दो, तो CH3CO बचा है और ये क्या बचा है, OCH2CH3, इथाइल एसीटेट बन गया, क्या निकल गया, जल। और एक रिएक्शन और NaOH के साथ समझा देते हैं, CH3COH। NaOH के साथ अभिक्रिया कराओगे तब भी क्या होगा, देखो यहाँ का H निकलेगा, यहाँ के OH के साथ चला जाएगा और H की जगह Na आ जाता है। अगर सोडियम आपको कभी भी दिख रहा है तो वो तो यही काम करेगा, एसिटिक अम्ल का H हटाता है और वहीं पे जुड़ जाता है, और उसके बाद जो भी चीज़ बननी है वो बन जाएगी। तो इस तरीके से 2022 के क्वेश्चन पेपर में केमिस्ट्री का जितना भी पार्ट था